हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग डाटा पर। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर 5 पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यदि हम देखें तो ये 1 शॉर्ट वीडियो होगी हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे चुंबक। चुंबक क्या है? जैसे आपने अगर अपने घर में चुंबक को देखा होगा तो आपने देखा होगा चुंबक जो है वो लोहे वाली वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो उसी तरह से हमने इस डेफिनेशन को भी लिखा है, ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। अब यदि हम बात करें चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक चुंबक और दूसरा रहता है कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक जो है वो होती हैं जो स्वतंत्र रूप से प्रकृति में पाई जाती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने लिख रखा है यहाँ पे। अगर हम कृत्रिम चुंबक की बात करें तो यह कृत्रिम तरीके से बनाई जाती हैं। ये चुंबक होते नहीं है पदार्थ, इनको चुंबकत्व का गुण इनमें लाया जाता है। तो उसके एग्जाम्पल आपके ये दे रखे हैं, कोबाल्ट निकल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं यदि हम इनके गुण के और इनके बारे में अगर समझें तो जो हमने वैद्युत बल रेखाएं पढ़ रखी हैं चैप्टर 1 में, उसी के सिमिलर हैं। ज़्यादा कुछ इनमें डिफरेंट है नहीं। तो आप हल्का हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। देखो, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे ही हमने वहाँ वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो है ना, एक जैसे हैं ये। अगर आप वहाँ पे उनको अच्छे से पढ़ चुके हो वैद्युत बल रेखाओं को, तो यहाँ पे बस सिमिलर उसी की तरह आपको लिख देना है। इसीलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रखा। उत्तरी ध्रुव, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी आपकी, ये उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। यानी कि इनका जो हम देखेंगे सर्कल बनेगा वो किस तरह से उत्तरी ध्रुव से चलकर वो दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी। और अगला रहता है हमारा कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? वैद्युत बल रेखाओं के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। उसी की तरह यहाँ पर है, इसलिए नहीं काटती क्योंकि उस स्थिति में 2 स्पर्श रेखा पर 2 दिशाएं संभव हो जाएंगी। किसकी? आपके चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि असंभव है क्योंकि एक ही दिशा होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका पृथ्वी का चुंबकत्व। पृथ्वी का चुंबकत्व, इसमें हम कई सारे इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें भौगोलिक यामी उत्तर, चुंबकीय यामी उत्तर, फिर इसके घटक को देखेंगे। तो यदि आप यहाँ समझें तो हमने यहाँ ये पृथ्वी बना रखी है, ये है आपकी पृथ्वी। पृथ्वी पर हमने ये यहाँ पर हमने दर्शाया है चुंबक को। साउथ और नॉर्थ पोल हो गए। अब क्या होता है कि पृथ्वी के जो पोल, जो चुंबक के जो पोल होंगे वो पृथ्वी के जो दोनों पोलों के यहाँ इसका एस होगा तो उसका ये एन है, इसका ये एन है तो इसका ये एस है, मतलब एक दूसरे से अपोजिट है। और ये इसकी पृथ्वी की घूर्णन अक्ष है, यानी कि इस धुरी पर वो घूमेगी। अब यदि हम यहाँ बात करें तो ये हो गई अक्ष, और यहीं हम यदि कहीं डैश 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 लाइन से इधर हम इस तरह से दिखा देंगे, वो कहीं भी उसकी क्या हो जाएगी, वो निरक्ष हो जाएगी। यानी कि इस तरह से नहीं होगी, इस तरह से होगी निरक्ष। हमने इधर साइड को हमने निरक्ष दिखा दिया, चाहते हम पूरी लाइन इसको खींच के दिखा सकते थे। ये भौगोलिक अक्ष होगी। ये है चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। अब यहाँ जो हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा, यदि हम बात करें भौगोलिक यामी उत्तर, तो भौगोलिक यामी उत्तर की आप डेफिनेशन देखेंगे। भौगोलिक यामी उत्तर, चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा का, ऊर्ध्वाधर रेखा को आएगा है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामी उत्तर कहते हैं। यहाँ हम एक चीज समझ गए कि जो भौगोलिक अक्ष है हमारा, कौन सा अक्ष है हमारा? भौगोलिक अक्ष। ये है हमारा भौगोलिक अक्ष।
ठीक है। तो भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामी उत्तर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर तल आप जानते हैं, ऊर्ध्वाधर तल इस तरह से होगा। अब इसमें हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है चुंबकीय यामी उत्तर। इसी की तरह है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं तथा चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले तल को चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका चुंबकीय यामी उत्तर, ये आपका कहलाता है चुंबकीय यामी उत्तर। अब हम पृथ्वी के कुछ घटक के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये हमने यहाँ लिख भी रखा है कि इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो अवयव हैं वो आपको 3 हैं इसके अवयव। एक रहता है दिक्पात कोण, जैसे आप फाई से डोनेट करेंगे। अगला रहता है आपका नमन कोण या नति कोण, जिसको हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अगला है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक VH। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम दिक्पात कोण को देखें तो दिक्पात कोण की डेफिनेशन क्या रहती है, देखें आप। किसी स्थान पर भौगोलिक यामी उत्तर, भौगोलिक यामी उत्तर अभी हम पढ़ चुके, भौगोलिक यामी उत्तर व चुंबकीय यामी उत्तर के बीच बने न्यून कोण को, न्यून कोण 90 अंश से कम का जो कोण है वो न्यून कोण कहलाता है, को दिक्पात कोण कहते हैं और इसे हम फाई से शो करते हैं। सीधा सा आपको ये ध्यान रखना है कि भौगोलिक यामी उत्तर और चुंबकीय यामी उत्तर के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम दिक्पात कोण कहते हैं और इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसके आगे यदि हम बात करें नमन या नति कोण, नमन या नति कोण, तो पढ़ते हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी व क्षैतिज दिशा के बीच बने न्यून कोण को नमन या नति कोण कहते हैं, इसे थीटा से शो करते हैं। चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, अतः ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है तथा चुंबकीय निरक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में होने के कारण नमन कोण 0 डिग्री होता है। ये नमन कोण की डेफिनेशन हमने देख ली, पूरा इसको पढ़ ले डिटेल में। अब जो अगला पृथ्वी का घटक था वो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक VH। इसके लिए आपको ये एक चित्र समझना होगा। जैसे हमने यहाँ पर जो दिखाया है वो है भौगोलिक उत्तर, ये वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है। ये रहा आपका थीटा, यानी कि ये हो गया आपका क्या, दिक्पात कोण ना, थीटा हो गया आपका नमन कोण या नति कोण, फाई है दिक्पात कोण। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। थीटा क्या है आपका नमन कोण या नति कोण, फाई है आपका दिक्पात कोण। ये वाली जो रेखा है ये भौगोलिक उत्तर हमने मान रखा है। ये जो है ये इस तरह से आया है और फिर इस तरह से, तो इसको हमने इस वाले को इसको हमने शो कर रखा है चुंबकीय उत्तर से। ये जो बीच वाला है ये इसको हम बोलते हैं भौगोलिक यामी उत्तर और ये जो है आपका ये है चुंबकीय यामी उत्तर। अब इसमें भी 2 घटक वियोजित किए जाते हैं, BE और VB। देखिए इसमें हमने लिख रखा है, माना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने VE से प्रदर्शित किया है, ठीक है। V है ये, नीचे इसके E है, VE तथा VE के घटक वियोजित करने पर, BE के घटक अगर आप वियोजित करोगे तो 2 ही घटक होते हैं, आपको पता है किसी चीज के। एक होगा आपका क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज घटक के साथ क्या आता है, कॉस, तो VH क्योंकि क्षैतिज हॉरिजॉन्टल तो हमने S से प्रदर्शित कर दिया इसको, ये हो जाएगा आपका BE cos थीटा। ये एक इक्वेशन 1 मान लो। अगला हम जो घटक इसका तोड़ेंगे वो है ऊर्ध्वाधर घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक में आपका आता है साइन, तो यहाँ लिख लो क्या, B sin थीटा। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, वर्टिकल का V, इसको हमने मान लिया V। इसको हम बोल देते हैं समीकरण 2। अब दोनों समीकरण हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमें लिखना है दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को
वर्ग करके जोड़ने पर। इसकी इस साइड को वर्ग करके जोड़ते हैं तो देखो VH का स्क्वायर प्लस VV का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों का भी वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है और दोनों को प्लस कर देना है। तो यदि हम इसकी बात करें ये हो जाएगा BE स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, वर्ग कर दिया हमने। अब जोड़ा है, अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा VE स्क्वायर और आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ हम सेम चीज़ जो चल रही है वही लिखेंगे। अब यदि हम इसकी बात करें तो इसमें VE स्क्वायर B स्क्वायर दोनों जगह है, इसको ले लेते हैं बाहर यानी कि कॉमन। अंदर आपका रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। तो यहाँ पे आपको कर देना है अब VE का स्क्वायर 1। ठीक है, ये हो गया आपका 1 इसका मान। अब यदि हम यहाँ से VE का ही मान निकालें तो स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा इसके ऊपर, VH स्क्वायर प्लस VV का स्क्वायर, ये आ जाता है आपका। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, इस वाले को इससे भाग करने पर। अब हमें आगे क्या लिखना है बच्चों, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर। जब आप भाग देंगे तो क्या करेंगे बताओ, VV लिख लेना है, हमें 2 को दे रहे हैं, 1 से BH यहाँ आ जाएगा, फिर क्या रहेगा आपका VE साइन थीटा यहाँ, और इसके अपॉन में आ जाएगा आपका VE कॉस थीटा। अब आप यहाँ सिंपली देखें तो VE से VE कैंसिल हो जाएगा और आपका बचता है VV अपॉन VH बराबर टेन थीटा। यदि हम यहाँ थीटा निकालें तो थीटा बराबर ये टेन इनवर्स में आ जाएगा। टेन इनवर्स नहीं दिख रहा यहाँ तक का, थोड़ा ये देखिए, ये यहाँ इसे दोबारा से समझ लेते हैं क्योंकि दिखा नहीं। तो यहाँ VV अपॉन BH, VE से VE कट गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका टेन थीटा बन गया। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लें तो थीटा बराबर, जब थीटा निकालेंगे तो टेन आ जाएगा इनवर्स में, टेन इनवर्स VV अपॉन VH, ये आपका थीटा निकल के आ जाता है। ठीक है, अगला जो हम इसमें टॉपिक देखेंगे वो है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल या परमाणु मॉडल भी कह सकते हैं। तो हम अगला क्या पढ़ेंगे, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। चुंबकत्व के परमाणु मॉडल में हमें एक छोटा सा डायग्राम बनाना है। ये हमने मान लिया परमाणु है, और आपको पता होना चाहिए कि परमाणु है यदि तो उसका केंद्र पर एक नाभिक होगा जो कि धनावेशित होगा। तो इसका केंद्र हम यहाँ मान लेते हैं और यहाँ पर हम दिखा देते हैं प्लस, और ये हमने इसका नाभिक मान लिया। अब ये दो प्रकार से गति करेगा। किस तरह से, एक तो अपनी अक्ष पर घूमेगा, अपनी अक्ष पर घूमेगा, और एक कक्षीय परिक्रमण करेगा, यानी एक अपनी धुरी पर अपनी अक्ष पर घूमेगा। यहाँ हमने ऐसे एक बिंदी दिखाई है, और ये बिंदी जो हमने दिखाई है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हम इस तरह से डोनेट कर रहे हैं कि ये इसकी अक्ष है। ये जो हमने बिंदी दिखाई है ये क्या है, इसकी अक्ष है। इस अक्ष पर ये जो है घूमेगा। जैसे यदि हम बात करें तो इसके परमाणु जो है, परमाणु है ये, और अब हम इसमें देखेंगे तो इसका ये जो मध्य वाला भाग है वो हमने धनावेशित नाभिक मान लिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके चारों ओर, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके चारों ओर दो तरह से गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। एक तो वो करेंगे अक्ष पर गति, यानी कि यदि हम इसको मान लें तो वो इस तरह से आगे भी बढ़ेंगे, और यदि हम इस तरह से मानो, इस तरह से आप यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पर भी गति करेंगे। अब अक्षीय गति कैसी होती है,
अपनी अक्ष पर ही ये जो घूमेंगे वो इस तरह से घूमेंगे, ये हमने इसका अक्ष मान लिया और ये इस तरह से यहीं इस तरह से खड़े खड़े यहीं पे घूमेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, अक्षीय गति। और जब ये इसकी कक्षीय गति करेंगे यानी कि इसके चारों ओर भी घूमेंगे और जो है इस तरह से अब इसकी अक्ष पर इस तरह से घूमेंगे। तो यानी कि हम लिख देंगे कक्षीय परिक्रमण भी होगा, कक्षीय परिक्रमण भी होगा और अक्ष पर भी घूमेंगे। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसकी थ्योरी की तो देखिए लिखना शुरू करते हैं। प्रत्येक पदार्थ हमें पता है किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और क्या होता है, परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है। तो हमें लिखना है परमाणु के केंद्र पर धनावेशित नाभिक होता है। अब क्या होगा इसमें, इतनी सी बात हमारे परमाणु की होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हम लिखेंगे जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। और अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एक धारा लूप अर्थात चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो हमें लिखना है नाभिक के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप मतलब द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव की भांति या तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव क्या करेगा, चुंबकीय आघूर्ण। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये क्या उत्पन्न कर देगा, आपका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर देगा। चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न कर देता है। और इलेक्ट्रॉन का जो विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो विभिन्न कक्षाओं के परिक्रमण के अतिरिक्त वो क्या करेगा, अपनी अक्ष पर भी घूमेगा। तो देखो, एक तो वो करेगा कक्षीय परिक्रमण। कौन सा परिक्रमण, कक्षीय परिक्रमण। और एक वह क्या करेगा, अक्षीय परिक्रमण। अपनी अक्ष पे भी तो घूमेगा, बताया अभी, अक्षीय परिक्रमण। ठीक है, और अक्षीय और कक्षीय परिक्रमण को हम क्या कहते हैं, चक्रण। क्या कहते हैं भाई, चक्रण। क्योंकि वो चक्कर ही तो लगा रहा है, चाहे अपनी अक्ष पर लगा रहा है चाहे वो कक्षा में लगा रहा है। अब जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ, अब हमें क्या लिखना है, पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग, चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश
भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है, चक्रण से उत्पन्न होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है भाई, चक्रण कर रहा है, तो चक्रण से उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण। और इसमें जो कक्षीय परिक्रमण है इससे बहुत कम चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन अक्षीय परिक्रमण से चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा उत्पन्न होता है। ये आपका परमाणुीय मॉडल रहता है। अब यदि हम इस चैप्टर में देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 2-3 टॉपिक्स और हैं जिन्हें अभी हम कवर कर लेंगे। इसमें जो अगला टॉपिक रहता है वो है आपका क्यूरी ताप। क्यूरी ताप, क्यूरी ताप क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व का गुण घटने लगता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, और पदार्थ को ठंडा करके पुनः वह लोह चुंबकीय हो जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले पदार्थ को बहुत ज़्यादा गर्म किया और बहुत ज़्यादा गर्म करने पर वो अनुचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय हो गया, फिर उसके बाद अगर हम उसको ठंडा भी कर लें तो वो फिर से लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाए। तो ये कोई निश्चित ताप होगा जिसके बाद, एक निश्चित ताप होगा जिसके बाद वह अनुचुंबकीय हो जाता है। तो वो जो निश्चित ताप है उसी को हम क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहते हैं। उस क्यूरी ताप से ऊपर अगर हम गए तो अनुचुंबकीय हो गया, उससे नीचे गए तो वो क्या हो गया, लोह चुंबकीय हो गया। तो इसकी डेफिनेशन को हम लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन हमने लिख ली और आप पढ़िए, देखिए, लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व का गुण घटने लगता है। जब उसको हम गर्म करेंगे तो उसका जो चुंबकत्व का यानी कि आकर्षित होने का जो गुण है वो घट जाएगा तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। पदार्थ को ठंडा करने पर वह पुनः लोह चुंबकीय हो जाता है। जब ठंडा कर लेंगे वो फिर से लोह चुंबक में बदल जाएगा। तो वो एक टेम्परेचर है बीच का, उसी के बाद का खेल है। उस टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म करोगे यानी कि और बढ़ाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय, और उससे नीचे जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, लोह चुंबकीय पदार्थ। अतः वह निश्चित ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय तथा जिसके नीचे लोह चुंबकीय होता है क्यूरी ताप कहलाता है। पदार्थों के लिए अलग अलग होते हैं, जैसे कोबाल्ट की यदि हम बात करें तो उसका जो है क्यूरी ताप 1121 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम निकेल की बात करें तो निकेल का जो क्यूरी ताप है वो 770 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, ये एक निश्चित ताप है जो हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकन तीव्रता क्या है, यहाँ हम लिखेंगे किसी पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह प्रदर्शित करती है कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित है। यानी कि इससे पता चलेगा चुंबकन तीव्रता से कि वो जो पदार्थ है वो किस सीमा तक चुंबकित हो सकता है। और चुंबकन तीव्रता को I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर m/b। पदार्थ के प्रति एकांक आयतन यानी कि V, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन V के चुंबकीय आघूर्ण यानी कि m को चुंबकन तीव्रता I कहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब यदि हम इसके बाद बात करें चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अगला रहता है हमारा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें देखें आप, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता यह प्रदर्शित करती है कि पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर वह क्षेत्र किस सीमा तक चुंबकित कर सकता है। अभी हमने चुंबकन तीव्रता पढ़ी थी, अब हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं। तो चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि वो क्षेत्र जो है वो किस सीमा तक चुंबकित कर सकता है। इसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मान निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र व निर्वात की चुंबकनशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि इसको हम प्रदर्शित करेंगे H से, और H बराबर होगा V0/μ0 के। मात्रक है आपका एम्पियर प्रति मीटर।
अब यदि हम चुंबकशीलता की बात करें, चुंबकशीलता नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो चुंबकशीलता को हम पढ़ें। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता यह प्रदर्शित करती है कि पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसमें चुंबकीय बल रेखाएं किस सीमा तक प्रवेश कर सकती हैं। चुंबकशीलता को हम समझ गए कि पदार्थ में जो है चुंबकीय बल रेखाएं किस सीमा तक प्रवेश कर सकती हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं कितनी उसमें प्रवेश करेंगी, किस सीमा तक। ठीक है, इसको आप म्यू से प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसका मान चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि म्यू जो है वो आपका है V/H। इसका मात्रक टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर है। इसका मात्रक आपको देख लेना है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनमें से जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसमें ये मात्रक ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, यदि हम आपेक्षिक चुंबकशीलता की बात करते हैं तो इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। आपेक्षिक है इसलिए यानी कि रेशियो है ना, तो म्यू आर ले लिया, B/म्यू0, म्यू एच है इसकी और इसकी म्यू0H, एस से एच कैंसिल हो जाता है, तो म्यू आर जो है हमारा वो म्यू/म्यू0। आगे हम पढ़ते हैं, तब पदार्थ की चुंबकशीलता व निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ये क्या है, पदार्थ की चुंबकशीलता, ये निर्वात की चुंबकशीलता, ये पदार्थ की, ये निर्वात की, और इसका मात्रक कुछ होगा नहीं क्योंकि सेम ही है ना दोनों, तो फिर मात्रक तो कट जाएंगे एक दूसरे से, इसलिए इसका मात्रक नहीं होता। अब यदि हम इसमें लास्ट जो इसका टॉपिक है उसको पढ़ें, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में रखने पर वह कितनी आसानी से चुंबकित हो सकता है या हो जाता है, इसे व्यायाम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि वो कितनी आसानी से चुंबकित हो जाएगा। ठीक है, उसको हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसका भी कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक, और ये रहा इसका फॉर्मूला। अब हम जो अगला टॉपिक, अगला जो चैप्टर देखेंगे, चैप्टर 6 आपका, उसका भी हम वन शॉट ही निकालेंगे, वन शॉट वीडियो, और उसको भी आप अच्छे से देखें। आगे के चैप्टर्स कोशिश रहेगी वन शॉट निकालने की, जो छोटे चैप्टर होंगे उनका हम वन शॉट वीडियो ही बनाएंगे। अगर ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा है, तो उसको तो फिर पार्ट्स में लाना ही पड़ेगा। और इस चैप्टर को बहुत सारे टीचर्स ने इतना बड़ा करके वीडियो बनाई है इसकी, जो टॉपिक्स कभी नहीं पूछे जाते वो भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग उन्होंने करा रखे हैं। पर इस चैप्टर से जो भी टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे वो जो हैं इसी वीडियो में हमने कवर कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।